नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख गुहा, बोले तो बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बारे में हम जो महत्वपूर्ण बातें होगी उन सभी को आज जानेंगे। जो भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें होगी उनको हम आज जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी क्या होती है। आहार नाल का जो अगर भाग होता है यानी कि आहार नाल का अगर द्वार होता है जो कि अपने जो होठ होते हैं, होठों द्वारा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है यानी कि रक्षित रहता है। क्या होता है जो कि मुख गुहा में खुलता है। आप इसको ऐसे समझो यानी कि आहार नाल का जो अगर भाग होगा यानी कि अगर भाग यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से, तो जो आहार नाल का अगर भाग होगा वो क्या होगा, वो कहाँ खुलेगा, मुख गुहा में खुलेगा। यानी कि जो आहार नाल का अगर भाग किससे सुरक्षित रहेगा, जो हमारे दोनों होठ होते हैं उनसे क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप चित्र में देख सकते हो, समझ सकते हो। अब अपन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो बक्कल कैविटी मुख गुहा, इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग हमारे जो दांत होते हैं वो, दूसरा भाग जीभ, तीसरा भाग यवला, जो जीभ के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है उसको यवला बोला जाता है, और फिर होती है लार ग्रंथियां। इन 4 भागों में हम पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट नोट कर सकते हैं। यानी कि पहला दांत, जीभ, यवला और लार ग्रंथियां, ये बक्कल कैविटी के अंदर शामिल की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले दांत यानी कि दांत की संरचना, दांतों की संख्या, कितने प्रकार के दांत होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी होगी बातें हम उन सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांत। अब दांत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो दूध दांत होते हैं, जैसे कि दूध दांतों की संख्या यानी कि मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांतों की संख्या होती है कितनी, 20। लिख सकते हैं मिल्क यानी कि इनकी संख्या होगी, दूध के दांतों की संख्या यानी कि मिल्क टीथ होगी, उनकी संख्या होगी 20। और जो वयस्क दांत होते हैं यानी कि जैसे वयस्क हो गए, 18 साल प्लस हो गए, यानी कि जो वयस्क दांतों की संख्या होगी, वयस्क में जो दांत होंगे वो होंगे कितने, 32। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 20 + 12, इसमें से 20 क्या होंगे, अस्थायी दांत होंगे, और ये जो 12 होंगे कैसे दांत होंगे, स्थायी दांत। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि जो में जो स्थायी दांत होते हैं ये, वो जो में सिर्फ एक बार आते हैं, लेकिन जो अस्थायी दांत होते हैं ये कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जो दांत होता है वो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक होता है संरचना व कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक होता है उत्पत्ति के आधार पर जो दांत होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ 2 ही प्रकार के दांत होते हैं। एक जो दूध के दांत होते हैं पहली बार उगते हैं उनको, और जो दूसरा होता है जो दूसरी बार उगते हैं उनको। तो इस उत्पत्ति के आधार पर दांत पूछे तो वो उनकी संख्या होगी 2। यानी कि लिख सकते हैं इधर उत्पत्ति के आधार पर दांतों की संख्या होगी 2। एक तो होगी शुरू में जो जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसी टाइम में दांत जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो दांतों की संख्या विकसित होगी। यानी कि एक तो वो, और एक जो एक बार दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद दांत फिर से उगते हैं, तो एक बार वो, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर दांत 2 ही प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जो संरचना में कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। गौर कीजिएगा, संरचना व कार्य के आधार पर, संरचना व कार्य के आधार पर जो दांत होंगे उनकी संख्या होगी 4। यानी कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो संरचना व कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 4। और अब एक पहला होता है इंसाइजर,
दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और जो फोर्थ होता है वो होता है मोलर। अब इनके अलग अलग क्या होते हैं, मतलब इसको हिंदी में भी आप याद कर सकते हो, वैसे एग्जाम में हिंदी में आते नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। जैसे इंसाइजर होता है उसको कर्दंतक बोलते हैं, जैसे कैनाइन होता है उसको रदनक बोलते हैं, जैसे प्रीमोलर होते हैं उसको प्री यानी आगे का यानी कि प्री को बोलते हैं अगर चर्वणक, और जो मोलर होता है उसको बोलते हैं चर्वणक। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात याद करने वाली होगी वो एक बात होती है, जैसे यहाँ पर हम ले लेंगे वेसक, यहाँ पर ले लेंगे बच्चे और यहाँ पर ले लेंगे इसकी कार्य। अब इधर देखो आप वेसक की बात करेंगे, जैसे कि जो इंसाइजर दांत होगी वेसक में उनकी संख्या होगी 8, कितनी होगी 8। इसके बाद जो कैनाइन होगी उसकी संख्या होगी 4, कितनी होगी 4। और जो प्रीमोलर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है 8। इसके बाद जो हमारे दांत होंगे मोलर, इनकी संख्या होती है, किन में बात कर रहे हैं, ओनली वेस्क में, एडल्ट्स में बात कर रहे हैं, यानी कि जो इंसाइजर दांत होंगे उनकी संख्या 8 होगी, कैनाइन की संख्या होगी वो 4 होगी, और जो प्रीमोलर होगी उनकी संख्या 8 होगी, और जो लास्ट में जो मोलर संख्या होगी उनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि 12। अब इसमें देखो 8 16, 16 4 20 और 20 और 12 कितनी हो गई 32। दांतों की संख्या कितनी हो गई 32। किसकी बात की, एडल्ट्स की बात की है, यानी कि वयस्क की बात की है। इसके बाद देखो बच्चे, अब बच्चों में संख्या कितनी होती है 20। अब 20 हुई, मतलब इसमें आप देखो इंसाइजर जो दांत होते हैं उनमें जो बच्चों में कितनी होगी, इनकी संख्या 8 होगी। इंसाइजर में एडल्ट्स और यानी कि बच्चों, इनमें दोनों में कितने कितने दांत होंगे 8 दांत होंगे। और दूसरी बात जो कैनाइन होंगे तो बच्चों में कितने होंगे 4 होंगे, और एडल्ट्स में कितने होंगे 4 होंगे। इसके बाद अब बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है 0 होती है, यानी कि प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। और जो फोर्थ बात होगी यानी कि मोलर, मोलर की बात करें इसमें मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है 12 होती है, लेकिन इसमें कितनी होगी 8 होगी। आपको एक बात याद अच्छी से रख लेना है, जो इंसाइजर दांत होते हैं वो बराबर होते हैं एडल्ट्स और बच्चों में, और जो कैनाइन दांत होते हैं वो भी बराबर होते हैं, लेकिन जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो एडल्ट्स में 8 होते हैं लेकिन बच्चों में उनकी संख्या होती है 0। और जो फोर्थ बात होगी मोलर, मोलर एडल्ट्स में, एडल्ट्स यानी वेसक, वेसक में जो दांतों की संख्या होगी वो 12 होगी, बोले तो 12 होगी, और मोलर यानी कि बच्चों में उनकी संख्या कितनी होगी 8 होगी। अब जानते हैं इनका कार्य, कार्य क्या हो सकता है। सबसे पहले जो इंसाइजर आगे के दांत होते हैं इनका काम होता है काटना या तोड़ना, लिख सकते हैं काटना या तोड़ना। इसके बाद दांतों की जो नेक्स्ट दांत होगी उनका नाम हुआ कैनाइन। इनका काम क्या होगा, पहले काटेंगे तोड़ देंगे और फिर होगा चीरना और फाड़ना, यानी कि जो इसका कार्य होगा चीरना और फाड़ना। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। अब जो नेक्स्ट दांत होंगे प्रीमोलर और मोलर, इनका एक ही कार्य होता है, यानी कि चबाना और चबाना। इनकी जो काम होंगे वो क्या होंगे, 2 काम होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत एनी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे यानी कि जो वयस्क सूत्र, दंत सूत्र, जो कि दूध के दांत होते हैं उनका दंत सूत्र अलग होता है। ये कतई आप कंफ्यूज में ना रहे कि एडल्ट्स और जो दूध के दांतों का सूत्र होता है वो एक समान होता है, एक समान नहीं होता। एडल्ट्स की जो दंत फॉर्मूला होता है यानी कि टीथ फॉर्मूला होता है वो अलग होगा। इसके बाद हम जानते हैं यानी कि एडल्ट्स दंत सूत्र यानी कि वयस्क में दंत सूत्र। आपको एक लाइन याद कर लिए 21 23 21 23। मैंने क्या बोला, यानी कि 21 23। इधर देखो आप, ये 21 23 बटा 21 23 इंटू 2। अभी वयस्क दंत सूत्र इधर देखिएगा 21 23 21 23 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि जो दांत होते हैं ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, इसलिए दांत कितनी एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आप इधर देखो, ये जो दांत होंगे वो इंसाइजर होंगे, ये कौन से होंगे कैनाइन होंगे, ये प्रीमोलर होंगे और ये मोलर होंगे। समझ में आ रही होगी।
अब इसको इससे गुणा करो तो 4 दूनी 2 दूनी 4, और इधर नीचे भी गुणा करो, यानी कि हमारे पास जो संख्या थी इनसाइजर की वो कितनी थी, 8 थी। तो 8 यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, 2 से गुणा 4 और 2 से गुणा 4, 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। आ रही है बात समझ में। इसके बाद देखो 2 मल्टीप्लाई 1 कितने हो गए, 2, और इधर 2 कितने हो गए, 4, यानी कि बोले तो जो केनाइन की संख्या थी वो 4 थी, ये 4 आ गई। इसके बाद देखो ये हो गया प्रीमोलर, यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कितने हो गए, 8, यानी कि जो वयस्क में प्रीमोलर की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी, हमारे पास 8 आ गई। इसके बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कितने हो गए, 12। ये मैंने जो बात कर रहा हूं मैं वो वयस्क धन सूत्र की बात कर रहा हूं। तो इसमें ये कितने हो गए, 12। अगर टोटल जोड़े तो 12 और 8 20 और 4 24 और 8 32, यानी 32 हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं कि जो यानी कि दूध के दांतों का सूत्र, जैसे कि दूध के दांतों का मतलब बोले तो बच्चों में संख्या कितनी थी, 20 थी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो दूध के दांतों की संख्या होगी उसका आप एक कोड याद करना होगा, 2102 2102, यानी कि 2102 2102 2102। इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में ऊपर नीचे दोनों ओर दांत पाए जाते हैं, इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें आप लिख सकते हो क्या, यानी कि दूध के दांतों का सूत्र। इस बात को अच्छे से समझ लेना, इस वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेना, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितने हो गए, 8, 2 एकम 2 2 एकम 2 कितने हो गए, 4, 2 0 2 0 कितने हो गए, 0, यानी कि जो बच्चों में प्रीमोलर की संख्या थी वो कितनी थी, 0 थी। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितने हो गए, 8 हो गए। जोड़ो 8 के 8 8 में छुड़ाओ 4 20, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई, 20। ये किन का सूत्र हो गया, ये हो गया दूध के दांतों का सूत्र। अब हम जानते हैं यानी कि अक्कल डांटों की संख्या क्या होती है, अक्कल डांटों की संख्या कितनी होती है और होती क्या है। अक्कल डांट होती है, जो अक्कल डांट होते हैं वो सबसे लास्ट में क्या होते हैं, निकलते हैं। आप चित्र में देख सकते हो अक्कल डांटों की संख्या क्या होती है, जो सबसे लास्ट में निकलते हैं इनकी संख्या होती है 4। और दूसरी बात, जो अक्कल डांट होते हैं सबसे पीछे की ओर पाए जाएंगे, जैसे सबसे पीछे की ओर यहाँ अंदर हमारी जो ये मुकुआ स्टार्ट होते हैं यहाँ से यहाँ की पीछे की तरफ निकलते हैं अक्कल डांट। इसके बाद हम जानेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे कि इनसाइजर दांतों का उदाहरण देखेंगे। इनसाइजर का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हाथी के बाहर निकले हुए जो दांत होते हैं वो किन का उदाहरण होगा, इनसाइजर का उदाहरण होगा। यानी कि हाथी की जो बाहर निकले हुए, आप इनको आप नोट करते रहिएगा, हाथी की जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं उनको बोला जाएगा इनसाइजर। और दूसरी बात, चूहा क्या करता है, चूहा आप सभी को मालूम है कपड़ों को काटता है, जैसे कोई अदर कोई भी वस्तु होती है उनको मतलब कुतरता रहता है, जिसको हम अपनी भाषा में कुतरना बोलते हैं, ऐसे कुतरता रहता है। चूहा क्या करता है, जो इनसाइजर दांत होते हैं उन दांतों की लंबाई को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपनी वस्तु को क्या करता है, कुतरता रहता है। इसलिए उनके जो दांत होते हैं इनसाइजर, यानी कि जो बाहर नहीं निकले। अगर चूहा वस्तुओं को या कपड़ों लत्तों को नहीं काटेगा तो चूहे में हाथी की तरह दांत बाहर आ जाएंगे। इसलिए चूहा क्या करता है, उन दांतों की जो लंबाई होती है उनको कम करने के लिए क्या करता है, वस्तुओं को कुतरता रहता है। इसके बाद हम जानते हैं जो छोटे बच्चों में, हमने जान लिया कि छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। आप सभी को मालूम होना चाहिए कौन सा नहीं पाया जाता, प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। इसके बाद हम जानेंगे जो दांत की हमारी संरचना होगी, किस प्रकार की संरचना होती है, उनमें कौन कौन से भाग होते हैं दांत के। तो हम आसान सा चित्र बना लेंगे यहाँ से। इधर देखिएगा, ये है हमारे पास एक कॉमन सा दंत डायग्राम। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी जानिए। सबसे पहले ये क्या है, ये है ब्रेन, बोले तो मस्तिष्क।
ये क्या है, यानी कि मस्तिष्क है। क्या है दोस्तों, ये मस्तिष्क है। इसके बाद में जो ये आपको ये दिखाई दे रही है, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा तंत्रिकाएं। क्या बोला जाता है, तंत्रिकाएं। इसके बाद जो ये आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ से जमाव सा, इसको बोलेंगे डेंटिन। क्या बोलते हैं इसको, डेंटिन। इसके बाद ये कौन सा भाग हो गया इसका, हेड वाला। ये कौन सा हो गया, गर्दन वाला, यानी कि गर्दन वाला। और जो जस्ट नीचे वाला होगा इसको बोलेंगे जड़, जहाँ पर जो हमारे दांत होते हैं वो गड्ढे हुए, यानी गर्त में गड्ढे हुए होते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है जड़। इसको बोला जाएगा गर्दन। ये दांत ही क्या है, गर्दन है। और इसको बोला जाएगा शीर्ष। शीर्ष का मतलब समझते हो आप, यानी कि हेड। इसका मतलब क्या होता है, हेड। ऐसे लिख दो, हेड। तो ये दांत के 3 भाग हो गए। सबसे पहला हेड, फिर होता है गर्दन, फिर होता है इसकी जड़। जड़ जहां से दांत निकले हुए होते हैं। और इसमें एक पाई जाती है पल्प गुहा। क्या बोलते हैं, यहाँ एक पल्प गुहा पाई जाएगी। इसको आप इधर देख लो, पल्प गुहा, डेंटिन, पल्प गुहा। ये इसका ये भाग हो गया। इसके बाद अपन जो दांत के बारे में जानेंगे वो क्या जानेंगे कि दांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कठोर आवरण होता है, वो होता है इनेमल। जो कि क्या होता है, सबसे ऊपर जो हेड होता है, इनेमल। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इनेमल। क्या बोला जाएगा, इनेमल। यहाँ तक समझने के बाद अपन एक चीज देखते हैं, जैसे तंत्रिकाएं होते हैं, इसमें ब्लड भी पाए जाएंगे, इसमें तंत्रिका रेशे भी पाए जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें जो लस्सी क्या बोलते हैं, लस्सिका। और दूसरी बात जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सभी किसमें पाई जाएगी, इन दांत की जो दांत मस्तिष्क से जहां से जुड़ा रहता है, इन सभी में क्या पाई जाएंगी, तंत्रिकाएं पाई जाएंगी। अब जानते हैं हम दांत के बारे में, यानी कि इनेमल होता है। सबसे पहले क्या होता है, इनेमल। इनेमल दांत का जो क्या होता है, सफेद आवरण होता है, जिसे क्या बोला जाएगा, इनेमल। और इनेमल हम मानव शरीर का सबसे क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है, यानी कि कठोर भाग होता है। ये इनेमल होता है, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसके बारे में हम एक बात और जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो इनेमल होता है किन किन से मिलकर बना होता है, यानी कैल्शियम प्लस फॉस्फेट जो समूह होगा, फॉस्फोरस होगा, यहाँ पर लिख दो आप, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, यानी कि कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, इन दोनों से मिलकर बनता है इनेमल। आपको याद रखना होगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए जो इनेमल होता है वो कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस से बना होता है। और दूसरी बात, जो इनेमल होता है इसको किस चीज से खतरा रहता है, आप सभी को पता होता है, फ्लोराइड होता है पानी में, उनसे। और जो पारा होता है, खतरा किन से होगा, एक तो फ्लोराइड से और दूसरा होगा पारा। इन दोनों चीजों से इनेमल को क्या रहेगा, खतरा रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो ये होता है डेंटिन, इनेमल की जो निचली परत होती है, ये इनेमल हो गया। और ये जो निचली परत होती है, ये जो निचली परत होती है, ये इसको बोला जाएगा डेंटिन। अभी डेंटिन क्या होती है, तो ये डेंटिन परत होती है, वो डायरेक्ट किन से जुड़ी रहती है, ये आपको दिखाई दे रही है। इनको मैंने अभी क्या बोला था, तंत्रिकाएं। तो डेंटिन से क्या जुड़ी रहेंगी, तंत्रिकाएं। ये बात आप नोट करते रहना, क्योंकि ये बहुत सी बार एग्जाम में आते रहते हैं। और तीसरी बात, जो हमारे पास डेंटिन होती है, यानी कि जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर, डेंटिन में। यानी कि डेंटिन में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, दांत की वृद्धि करने में सहायक होती है। आप इनको नोट कर लेना, जो डेंटिन होती है इसमें क्या पाई जाएगी, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो दांत की वृद्धि करने में क्या होती है, सहायक होती है। इसके बाद हम जानेंगे ये क्या होती है, पल्प गुहा। लिख तो दिया हमने, पल्प गुहा होती क्या है, जो पल्प गुहा होती है, इसके बारे में हम जाने। जब तक पल्प जो ये गुहा खुली रहेगी, यानी कि पल्प गुहा जब तक खुली रहेगी, जब तक क्या रहेगा, दांत की क्या रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। और जब ये बंद हो जाएगी तो दांत की वृद्धि होना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब होता है, हम दातुन करते हैं, क्यों करते हैं दातुन, दांतों को चमकाने के लिए नहीं, दांतों को साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं। हम दातुन इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर जो अम्लीयता के जो भी
पदार्थ होते हैं छोटे मोटे, हम जैसे खाना वाना खाते हैं तो अम्लता क्या हो जाती है, यहाँ पर जमा होती है। उस अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, दातुन करते हैं। और दूसरी बात, मानव द्विबार दंती होता है, गलत दंती होता है। यानी कि द्विबार दंती का मतलब मानव में 2 बार क्या होते हैं, दांत उगते हैं। और गलत दंती का मतलब होता है जो मानव के दांत होते हैं वो हमारे मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं, दसे रहते हैं, जिसको बोला जाता है जड़े। अभी मैंने बात की ये जड़, यहाँ से क्या निकलते हैं, दांत। इन कोशिकाओं को, ये दांत की संरचना थी, हमने देख लिया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर इस दांत की संरचना में कोई भी एनी डाउट हो तो हम जानेंगे अब नेक्स्ट भाग। दांत की बात क्या था, यानी कि दांत पहले थी दांत, फिर जीभ, फिर रियोला और लार ग्रंथियां। तो हम दूसरा लेंगे जीभ। अब जो हमारी नेक्स्ट होगा टॉपिक, मतलब नेक्स्ट हेडिंग होगी जीभ। जीभ क्या होती है, जीभ मांसपेशी की बनी होती है। क्या बोला मैंने, हम लेंगे जीभ। क्या पढ़ रहे हैं, जीभ। तो जीभ होती है जीभ, जीभ नहीं है ये क्या है, जीभ है। तो जो जीभ होती है, जीभ वो हमारी मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है। जीभ पर छोटी छोटी क्या पाई जाएगी, जैसे कि हम जीभ की संरचना बना ही देते हैं। कुछ इस प्रकार की सी हमारी क्या होती है, जीभ। जो ये जीभ होती है इस पे क्या पाई जाएगी, देखो आप इसके भाग कर लो। एक, इसकी जो हमने कर लिए कितने भाग, 4 भाग कर लिए। यानी कि जो ये क्या है, ये और जो ये किससे जुड़ी, फ्रेनुलम। जो फ्रेनुलम होता है इसको क्या बोला जाएगा, हायार्ड। और हायार्ड से जिस नाल के द्वारा जो जीभ जुड़ी होती है इसको बोला जाता है फ्रेनुलम। क्या बोला जाता है रे, फ्रेनुलम। अब इसके जो जीभ होते हैं यहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे कि कौन जीभ का कौन सा भाग मीठे का या फिर कड़े का या फिर तीखे का क्या करवाता है, आभास करवाता है, यानी महसूस करवाता है। इसलिए जो मैंने अभी बोला कि जीभ पर छोटी छोटी क्या पाई जाएगी, कणिकाएं पाई जाएगी। जीभ पे छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। क्या बोला मैंने, स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो सबसे पहले देखो जो ये पीछे वाला भाग है, ये जो कड़वा स्वाद में जो कड़वापन होगा उसका जो महसूस करवाएगा वो क्या करवाएगा, जीभ का पीछे वाला भाग। इसके बाद हम देखेंगे जो ये आगे वाला, ये कौन सा भाग कभी करवाएगा, एहसास। जो मीठा भाग होता है उसका क्या करवाएगा। अब दूसरी बात, ये साइड वाला, ये खट्टे भाग का महसूस करवाता है। और जो मध्य वाला है ये नमकीन भाग का क्या करवाता है, एहसास करवाता है। बहुत ही आसान से याद कर सकते हैं। इधर देखो यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखो जो मीठी चीज होती है उसको हम सबसे पहले आगे रखते हैं, यानी कि जीभ में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीठी चीज लेते हैं, यानी कि सबसे आगे रखने की बात हो गई। तो जो जीभ का अग्र वाला भाग होगा वो किस चीज का एहसास करवाएगा, मीठे भाग का। अब जो खट्टी चीज होती है उसको हम साइड में लगाते हैं, यार हटाओ साइड में, कोई मतलब नहीं है, ये है खट्टा, इसको साइड में हटाओ। तो साइड में हटाएंगे तो क्या होगा, साइड में हटाएंगे मतलब खट्टे को कहाँ हटाएंगे, साइड में। अब देखो ये है नमकीन। जैसे 4 दोस्त होते हैं, पार्टी करते हैं, जैसे पेप्सी वगैरह पीते हैं, कोई ड्रिंक भी करते हैं, कोई बात नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अपन को याद करना है, याद कैसे करना है, 4 दोस्त बैठे हैं बीच बीच में, मतलब साइड में 4 दोस्त बैठे हैं और बीच में क्या रख दिया, नमकीन। नमकीन का मतलब नमकीन जो टेस्ट होती है वो जीभ का कौन सा भाग करवाएगी, वो करवाएगी जीभ का मध्य वाला भाग। इसके बाद जो ये पीछे, अब देखो मीठा आगे रख लिया, कड़ा कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे। तो कुल मिला के बात ये होगी जो जीभ का पीछे वाला भाग होगा वो किस स्वाद का एहसास करवाएगा, वो करवाएगा कड़े वाले स्वाद का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है योगी। अब योगी हम देखते हैं आगे, जीभ के बारे में 2 बात और देख लेते हैं। जैसे जीभ क्या होती है, जीभ एक तो बोलने में सहायक होगी, सभी को पता है, लेकिन कई बार ये जो सवाल कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं, इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए। जीभ हमें बोलने में सहायता करती है। और दूसरी बात, जो जीभ होती है वो जो भोजन होता है उसको मुंह में क्या करती है, घुमाने का कार्य करती है। तीसरी बात, जो भोजन होता है उसमें क्या करते हैं,
लार मिलाने का जो कार्य करती है वो कौन करता है, जीभ करता है। और चौथी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कुत्ते होते हैं यानी कि कुत्ते होते हैं ना, कुत्ता, कुत्ते तो सभी जानते हैं कि डॉग, डॉग में जो जीभ होती है वो क्या करती है, कुत्ते की जीभ आप ध्यान लगा के देखना एनी टाइम बाहर रहती है ऐसे, वो बाहर इसलिए नहीं रहती कि वो पागल है, वो सब समझता है, उसको मालूम है अगर हमारी जीभ जीभ मुंह के अंदर रहेगी तो हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाएगा और उस कुत्ते को क्या होगी, हानि होगी, इसलिए जो तापमान नियंत्रण का कार्य क्या करती है, जीभ करती है। इसके बाद देखते हैं अब क्या पढ़ेंगे, यौला, जो नेक्स्ट होगा। जीभ यहाँ तक पूरी हो गई हो, अब देखते हैं यौला। यौला क्या होता है, जानते हो यौला, यौला। अब देखो, ये एक ऐसी मांसपेशी से बनी हुई संरचना होती है जो भोजन को क्या करती है, मुख गुहा से घर्षणी में तक खेलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि मुख गुहा और ये घर्षणी। यौला हमारे यहाँ पाया जाता है, यौला खड़ी सी उठी हुई संरचना होती है जिसको क्या बोला जाएगा, यौला। अब ये यौला जो होगा वो कार्य क्या करेगा, ये मुख गुहा, और इस मुख गुहा से जो घर्षणी होती है जस्ट यौला से नीचे, भोजन को क्या करेगी, मुख गुहा से घर्षणी तक पहुंचाएगी, यानी कि धक्का देती है ऐसे। अब इसके बाद देखते हैं, बस ये इसमें यही याद रख लेना आप कि इसका क्या कार्य होता है, जो यौला होता है उसका कार्य होता है यानी कि भोजन को मुख गुहा से घर्षणी में क्या करता है, धकेलता है। अब इसके बाद देखते हैं लार ग्रंथियां, जो होता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, लार ग्रंथियां होती है 3 प्रकार की, यानी कि 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथों की संख्या, जीवों में टोटल होती है 4 जोड़ी। कितनी होती है, 4 जोड़ी, जिनमें एक जोड़ी होती है वो क्या करती है, अश्रु ग्रंथि में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि रूपांतरित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवों में 4 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, 4 जोड़ी। लेकिन जो 4th जोड़ी होगी वो क्या होती है, अश्रु ग्रंथि में क्या हो जाती है, रूपांतरित यानी कि चेंज हो जाती है। इसके बाद जो अब आप बोलोगे 3 कौन कौन सी, पहले होती है पैरोटिड, 3 से होती है लिग्वल, और जो 4th होती है सबमैंडिबल होती है। 4 ग्रंथियां होती है, पैरोटिड, लिग्वल, सबमैंडिबल। लिख लो, पैरोटिड चेंज हो जाती है। अब आप कई बार आपने सुना होगा गलसुआ, यानी कि टोंसिल, गलसुआ, मम्स रोग। ये क्या होता है, मम्स रोग, मम्स रोग होता है गले में सूजन आना। अब ये गले में सूजन तो आता है, सभी को मालूम है गले में क्या आता है, सूजन। लेकिन जो लार ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है जिसपे क्या आता है, सूजन, तो वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि होती है, उसके ऊपर क्या होता है, सूजन आता है, और सूजन आने पर कौन सा रोग हो जाता है, गलसुआ या मम्स रोग। इसके बाद जो लार ग्रंथि और जो लार ग्रंथि क्या करती है, लार का यानी स्राव करते हैं। लार ग्रंथियां क्या करती है, लार का क्या करती है, स्राव करती है। हम जानेंगे लार। आप लार के बारे में क्या जानते हो, लार के बारे में क्या जानते हो, लार जो लार होती है उसका सबसे पहले पीएच, लार में क्या पाई जाएगी, क्या नहीं पाई जाएगी। लार का पीएच होता है, यानी कि हम नोट कर सकते हैं, जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। लार में क्या पाया जाएगा, यानी कि लार में पानी पाया जाएगा। लार में 1 से 2% क्या पाया जाएगा, एंजाइम। लार में क्या पाया जाएगा, वाटर। ये जो लार होती है उसके कंपोनेंट होते हैं, यानी कि लार में 98 से 99% तक क्या पाया जाएगा, पानी ही पाया जाएगा, यानी कि वाटर ही पाया जाएगा। तो ये है हमारी लार। लार का जो पीएच होता है 6.8 होता है, और लार में 98 से 99% क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, और 1 से 2% क्या पाया जाएगा, इसमें एंजाइम पाया जाएगा। अब एंजाइम की बात आई है तो हम सबसे पहले जानेंगे एंजाइम्स। कुछ एंजाइम देख लेते हैं, यानी कि जैसे लाइसोजाइम एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, जो लार जिसको लार एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, और जिसको लारी एंजाइम भी बोला जाता है। इसके बाद हम जानते हैं ये लाइसोजाइम एंजाइम है, आप इसको हटके में ले जाओ। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है
ये क्या करता है, भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं ना, हानिकारक सूक्ष्म जीव, उनको क्या कर देता है, यानी कि लार में ही नष्ट कर देता है। यानी कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद देखो, जो हमारे घरों में भी जो गाय होती है, यानी कि जो गाय का गोमूत्र होता है, यानी गाय का जो मूत्र होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। इसलिए इसको क्या माना जाता है, पवित्र। क्यों? क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है कि सूक्ष्म जो होता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे घरों में या फिर गाँव में जो भी गौमूत्र का अच्छे से उपयोग किया जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इसके बारे में आपको दो बात याद रखनी है कि सबसे पहले जो भोजन के साथ सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव, उनको क्या करता है, नष्ट करता है। और दूसरी बात, जो गौमूत्र होता है उसमें भी कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लिख सकते हैं गौमूत्र, गौमूत्र में पाया जाएगा। और भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको क्या करता है, ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एंजाइम होगा वो होगा टाइलिन। और टाइलिन को हम बोलते हैं लार एंजाइम भी बोलते हैं, एमाइलेज भी बोलते हैं, और लार एमाइलेज को लारे लाइपेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख दो टाइलिन। टाइलिन, लार एमाइलेज और लारिए लाइपेज। यानी कि जो हमारा शरीर में जो पाया जाने वाला, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसको बोला जाता है टाइलिन। टाइलिन को लार एमाइलेज भी बोला जाता है और इसको लारिए लाइपेज भी बोला जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कार्य होगा वो क्या होगा, ये करता है क्या है, ये स्टार्च का क्या करता है, आंशिक पाचन करता है। आंशिक पाचन का मतलब कम मात्रा में, ये नहीं है कि पूरा का पूरा, कम मात्रा में क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अगर इसकी मात्रा देखें तो लगभग 30% ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। या क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको किस में चेंज कर देगा, माल्टोज में। किस में चेंज कर देगा, माल्टोज में। देखो आप, ये वही स्टार्च और ये वेट हमारे पास कौन सा एंजाइम, टाइलिन हो गया। टाइलिन यानी कि इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 6.8। इसमें चेंज होगा ये माल्टोज में। ये करेगा क्या, टाइलिन स्टार्च को किस में चेंज करेगा, माल्टोज में। और सबसे बड़ी बात, ये जो होता है ये कौन सा, ये क्या होगा, ये स्वादहीन होगा। जो स्टार्च होता है वो स्वादहीन होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड में चेंज हो जाएगा। पहली बात तो सबसे पहली बात है कि डाइसैकेराइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, जो डाइसैकेराइड की बात होगी मतलब कैसा हो जाएगा, मीठा। यानी कि जो माल्टोज होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन स्टार्च होता है वो कैसा होता है, स्वादहीन। यानी कि जो लार होती है, आपको ये बात याद रखनी है कि लार में 30% तक, यानी 30% पाचन होता है स्टार्च का। 30% पाचन किसका, स्टार्च का। अब आप बोलोगे और 70% कहाँ पर होता है, तो 70% की बात आगे करेंगे छोटी आंत में। जो लार जो स्टार्च होता है उसका 70% पाचन होता है छोटी आंत में, जो कि हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, हमने लार अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जानेंगे घर्षणी। घर्षणी क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे घर्षणी। इसको उभयनिष्ठ मार्ग बोला जाता है। ये भोजन तथा वायु का क्या होता है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। यानी कि उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब ये होता है कि एक ही रास्ते से दो काम होना। यानी कि भोजन का तथा वायु का क्या करता है, ये उभयनिष्ठ मार्ग है। अब देखो, घर्षण पर क्या होता है, कौन सा ढक्कन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस ढक्कन। यानी कि घर्षण पर एपिग्लोटिस नामक क्या पाया जाएगा, ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, जो श्वास नली होती है हमारी उसमें जाने से क्या करता है, रोकता है, जिसको हम काकलक या फिर गांठी ढक्कन इस नामों से, शरीर का जो ट्रैफिक पुलिस
ये बात आप याद नोट कर लेना कि हमारे शरीर का जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो कौन सा होगा, वो होगा एपिडोग्लोटिस। यानी कि कार्य क्या करता है मैंने आपको बता दिया। गर्सनी पर एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, जिसको हम कारलक या फिर गाठी ढक्कन या फिर शरीर का क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यानी कि जो अपन बात करते हैं किसकी, जैसे गर्सनी की। गर्सनी में जो भोजन होता है, गर्सनी से भोजन किस में जाएगा, यानी गर्सनी के बाद क्या आएगा, सीधी सी बात है गर्शिका आएगी। कॉमन सी बात है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप देख लो। गर्सनी के बाद आएगा गर्शिका, यानी कि गर्सनी से भोजन गर्शिका में प्रवेश करता है तथा गर्शिका से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। इसके बाद कहाँ जाएगा भोजन, आमाशय, यानी कि गर्सनी से गर्शिका में जाएगा और गर्शिका से आमाशय में जाएगा। ये चीजें हम देख लेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपको गर्सनी के बारे में जानना होगा। गर्सनी क्या है, यानी भोजन तथा वायु का उपरिष्ट मार्ग होती है। और गर्सनी पर एपिग्लोटिस नामक क्या पाया जाएगा, ढक्कन पाया जाएगा, जो क्या करता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और जो एपिग्लोटिस होता है इसको हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गर्सनी जो गर्सनी होती है और जो गर्सनी व गर्शिका की जो पाचन क्रिया क्या होती है, नगण्य होती है। मैंने क्या बोला, गर्सनी व गर्शिका में पाचन की क्रिया नहीं होती। इंपॉर्टेंट लगा दो IMP, यानी कि जो गर्सनी होती है और जो गर्शिका होती है वह गर्शिका, गर्सनी व गर्शिका में पाचन नहीं होता। पॉइंट लगा के लिख लो, गर्सनी व गर्शिका में पाचन नहीं होता, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके बाद अब देखो, यहाँ से जो भोजन होगा वो कर्मानुकुंचन जो विधि होगी वहाँ, उस विधि से आमाशय में क्या करता है भोजन प्रवेश करता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कर्मानुकुंचन विधि, यहाँ से भोजन यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से कर्मानुकुंचन जो विधि होगी, यानी यही उस विधि के द्वारा जो भोजन होता है गर्सनी से गर्शिका में और गर्शिका से आमाशय में प्रवेश करता है। अब भोजन कहाँ पर आ गया, आमाशय में आ गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आमाशय पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा आमाशय। अब देखो, कर्मानुकुंचन विधि से भोजन कहाँ पर आ चुका है, आमाशय में, यानी गर्सनी से गर्शिका में और गर्शिका से आमाशय में आ चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे आमाशय क्या होता है। अब ये देखो आमाशय, आमाशय की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे उल्टा जे आकार की। यानी कि आमाशय की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, जे के आकार की क्या होती है, संरचना होती है। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, जे के। और इसके 3 भाग होते हैं जो आमाशय होता है, यानी कि इसके कितने भाग होंगे, यानी कि पहला होगा कार्डियक, दूसरा होगा यानी कि फंडिक और तीसरा होगा पाइलोरिक। फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। बहुत ही अच्छे से देखना, ये हमारा आमाशय है। और आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। 1 2 3। आमाशय का आकार होता है जे के आकार का। और आमाशय की जो भाग होते हैं वो होते हैं 3, यानी पहला होगा कार्डियक, दूसरा होगा फंडिक, तीसरा होगा पाइलोरिक। इसके बाद अब देखो, प्रोटीन का जो आमाशय होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। आमाशय बना होता है प्रोटीन का, और इस आमाशय में पाया जाता है HCl, और जो क्या करता है प्रोटीन का पाचन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आमाशय जो खुद होता है, श्याम होता है, वो किससे बना होता है, प्रोटीन से। इसका पाचन तो नहीं हो रहा। अब इसका जो पाचन नहीं हो रहा, इसके पीछे है कारण। इसमें क्या पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो आमाशय की परत होती है, ये परत होती है किस, यानी कि आमाशय की जो परत होती है उस पर मोटी भित्ति की क्या पाई जाएगी, यानी कि जो श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा, इसकी मोटी दीवार होती है आमाशय की। यानी कि ये जो दीवार होगी वो श्लेष्मा की बनी हुई होगी। इसके ऊपर जो श्लेष्मा की परत होगी
मोटी परत पाई जाएगी, इसलिए इसकी जो पाचन आसानी से नहीं हो सकता। मैंने क्या बोल दिया कि जो प्रोटीन का आमाशय बना होता है इसका पाचन नहीं होता, क्योंकि जो इसकी दीवार होती है, दीवार पर मोटी श्लेष्माएं क्या पाई जाएगी, दीवार मोटी पाई जाएगी। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आमाशय जो होता है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर रस का क्या करती है, स्राव करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर रस का क्या करती है, स्राव करती है। अब सबसे पहले जानेंगे कि जठर जो रस होता है वो क्या होता है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को एक एक नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। यानी कि हम जानेंगे आमाशय में क्या कौन सी ग्रंथियां पाई जाएगी, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जो क्या कार्य करती है, जठर रस का क्या करती है, स्राव करती है। अब सबसे पहले जानते हैं जठर रस क्या होता है। जठर रस क्या होता है, जठर रस। अब देखो जो जठर रस होता है इसमें क्या पाया जाएगा, सबसे पहले HCl पाया जाएगा। HCl की फुल फॉर्म आप जानते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl जो होता है वो क्या करता है, देखो HCl की बात करते हैं, सबसे पहले भोजन को क्या बनाता है, ये अम्लीय माध्यम देता है। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, HCl होता है भोजन को कौन सा माध्यम देता है, ये अम्लीय। सबसे इंपॉर्टेंट बात, HCl होता है क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। इसके बाद ये भोजन के साथ साथ क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यानी कि भोजन के जहाँ जो सूक्ष्म जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात समझ में आ रही होगी। और इसके बाद ये क्या करता है, ये निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में क्या कर देता है, बदल देता है। यानी जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन जो HCl होगा ये होगा इनएक्टिव, लेकिन ये जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन में चेंज होगा। यानी कि किस में चेंज होगा, पेप्सिन में। ये कैसा होगा, एक्टिव होगा। यानी कि HCl होता है उस जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अब इसकी बात जानते हैं, जो पेप्सिन क्या होती है, हमने जान तो लिया कि पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक क्या होता है, एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। अब देखो मैंने बोला कि पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन का पाचन करेगा तो कोई ना कोई पदार्थ इससे प्रोटीन से टूटकर बढ़ेगा नया पदार्थ। यानी कि एक तो बनेगा पेप्टोन और दूसरा बनेगा ट्राइपेप्टोन। मैंने क्या बोला, अब देखो पेप्सिसिन होता है, देखो ये पेप्सिसिन हो गया, ये हो गया इधर प्रोटीन, और ये किस में हो जाएगा, पेप्टोन में। प्लस एक तो हो जाएगा पेप्टोन, एक हो जाएगा ट्राइपेप्टोन। दो होते हैं, एक होता है पेप्टोन और एक होता है ट्राइपेप्टोन। देखो मैंने क्या बोला, जो पेप्सिसिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, पाचन होता है। यानी ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, और जो ये प्रोटीन किस में तोड़ेगा, एक तो पेप्टोन में तोड़ेगा और एक ट्राइपेप्टोन में तोड़ेगा। अब इसके लिए जो एक कंडीशन और होती है, जो इसका pH मान होता है वो होता है 1.2 से 1.8। इसकी जो से देखो इसका pH 1.2 से 1.8, इसका pH मान होना चाहिए ये, तभी प्रोटीन किस में टूटेगा, एक तो पेप्टोन में टूटेगा और एक ट्राइपेप्टोन में। अब देखो प्रोटीन का जो सबसे सर्वाधिक पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप इन पॉइंट को नोट करिएगा साथ के साथ। जो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होगा, यानी कि सर्वाधिक पाचन किसका, प्रोटीन का, वो कहाँ पर होगा, आमाशय में होगा। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय में, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पॉइंट नोटेड। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद
अभी हमने एक चर्चा की थी श्लेष्मा की, छोटी सी चर्चा की थी श्लेष्मा की। क्या होती है ये जो श्लेष्मा होती है, ये क्या करता है, यानी कि जो ये HCl से क्या होता है, आमाशय की दीवारों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। मैंने अभी क्या बोला, श्लेष्मा की बात, ये है श्लेष्मा। ये क्या करता है, जो आमाशय होता है हमारा, इसकी जो ये दीवार होती है, ये दीवार इस पर मोटी मोटी परत बना लेती है ये श्लेष्मा। अब ये परत बना लेती है तो इस HCl का अटैक आसानी से नहीं होगा, क्योंकि परत होगी मोटी, और मोटी परत होने से ये क्या करेगा, इतना काम नहीं करेगा जितनी पतली परत पे करेगा। तो श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, आमाशय की जो परत होती है, आमाशय की जो परत होती है या दीवारें होती है, उनकी क्या करती है, रक्षा करती है। और दूसरी बात, अब एक साथ ही साथ एक लाइपेज और जान लेते हैं। कौन सा लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इंपॉर्टेंट बात है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, देख लो, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। अब देखो, एक होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। मैंने क्या बोला, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, यानी कि माँ के दूध में क्या होता है, उपस्थित होता है, इसलिए तो छोटे बच्चों में पाया जाएगा। सबसे पहले होता है रेनिन, और रेनिन की बात करें तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, ये माँ के दूध में क्या होता है, उपस्थित होता है। अब दूसरी बात, कैसीन प्रोटीन की भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं। यानी कि जो कैसीन प्रोटीन होती है वो क्या होती है, कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है क्या, रेनिन। यानी कि रेनिन पाया जाएगा छोटे बच्चों में, और ये जो छोटे बच्चे होंगे यानी कि माँ के दूध में क्या होगा, उपस्थित होगा क्या, रेनिन। और जो रेनिन होता है वो कैसीन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद एक छोटी सी बात और देख लो, भोजन जो होता है, भोजन वो वापस केवल आमाशय में जा सकता है। मैंने क्या बोला, आप ये सोच रहे हो कि भोजन गर्शिका गर्षणी तक वापस पहुंच जाता है, कभी नहीं जाता। भोजन सिर्फ और सिर्फ आमाशय तक केवल वापस जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो, ये हमारा भोजन होता है जो गर्शिका से पार होकर गर्षणी से पार होकर गर्शिका में, गर्शिका से फिर आमाशय में, और आमाशय से छोटी हाथ बड़ी हाथ, यहाँ से जो छोटी हाथ में गया फिर आगे बड़ी हाथ में, यहाँ पर जाने के बाद भोजन केवल और केवल सिर्फ आमाशय में वापस आ सकता है, ना कि गर्षणी में। तो भोजन केवल आमाशय में ही वापस आ सकता है। आप देखो, इनको डायरेक्टली याद करो। आप, मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप डायरेक्टली याद करो। ये जो भोजन होता है वो वापस केवल आमाशय, जो हमारा आमाशय होता है उसी में वापस आ सकता है। और दूसरी बात, आमाशय में भोजन कितनी देर तक पड़ा रहता है, इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न बनता है। जो आमाशय होता है ये, इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक क्या होता है, सेफ रहता है, इसमें पड़ा रहता है। ये 3 से 4 घंटों तक क्या होता है। अब देखो, इसके बाद जो भोजन होता है, देखो इधर आप, जो भोजन होता है वो जो पाइलोरिक बोल्ब क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो भोजन होता है वो पाइलोरिक बोल होता है। जो पाइलोरिक बोल्ब से छोटी आंत में क्या करता है, प्रवेश करता है, तब ये बोल्ब क्या करते हैं, बंद होता है, जिससे क्या होते हैं, डकार आती है। प्रश्न बन गया, हमें डकार क्यों आती है, या डकार को ना अडकार बोलते हो, यानी डकार क्यों आती है। अब देखो, डकार इसलिए आती है जब भोजन पाइलोरिक बोल्ब से छोटी आंत में प्रवेश करता है, यानी कि पाइलोरिक बोल होती है उसे छोटी आंत में प्रवेश करेगा, तब क्या होता है, हमें क्या होती है, जो पाइलोरिक बोल क्या होता है, बंद होती है, और इसके बाद हमें क्या होती है, डकार आती है। अब इसके बाद देखेंगे हम छोटी आंत। देखो छोटी आंत, अब देखो छोटी आंत की कितने भाग होते हैं, 3, जिसको हम बहुत आसान से याद कर लेंगे। सबसे पहले जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो बड़ी आंत से क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने क्या बोला, जो छोटी आंत, अब सोच वाली बात नहीं है, समझो, अभी समझाता हूँ। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन इसकी जो गुहा होती है, गुहा वह क्या होती है, कम होती है। यानी कि छोटी आंत की लंबाई तो क्या होती है, बड़ी आंत से ज्यादा होती है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी जो गुहा होती है ना, गुहा, वो क्या होती है, छोटी होती है, किससे, बड़ी आंत से।
तो कभी आगे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से लंबी होती है, लेकिन इसकी जो गुहा होती है वो छोटी होती है। अब देखो इसके 3 भाग होते हैं, बहुत आसान से याद कर लेंगे। छोटी आंत डीजे आया, मैंने क्या बोला, डीजे आया। अब देखो ये छोटी आंत हमारी, इसके 3 भाग हो गए। कौन कौन सा? डी जे आया, डेजुनम, जेजुनम, इलियम, डेजुनम, ए। देखो इसके होते हैं 3 भाग, डेजुनम, जेजुनम और इलियम। अगर हम इनको हिंदी में याद करें, जैसे ये कोई ग्रहणी, देखो हिंदी में याद करने की जरूरत है नहीं। अगर फिर भी आप करना चाहते हो, ये ग्रहणी हो गई, ये बीच में आ गई, तो आप इसको मध्यांतर बोल दो। देखो ये ग्रहणी हो गई और ये क्षुद्रांत है, यानी कि जो छोटी हाथ का लास्ट का छोर, यानी कि इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। लेकिन ये हो गई मध्यांतर। देखो ये मध्य में है तो इसको मध्यांतर बोल देंगे। ये ग्रहणी हो गई, ये क्षुद्रांत हो गई। बहुत ही आसान से, जब घर में छोटा बेबी होता है तो क्या आता है? डीजे आता है, आता है ना डीजे, तो हम इसको बहुत आसान से याद कर लेंगे, डीजे आया। यानी कि डेजुनम, जेजुनम और इलियम। अब इनका क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। अब देखो सीक्वेंस बात करें तो क्रम की, इधर से उठाओ, फिर ये जेजुनम, रूजिनम, ये बात होगी, ये इसका क्रम है, सबसे बड़ा, फिर ये। अब यहाँ तक देखने के बाद हम एक बात और जानते हैं, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में क्या 2 प्रकार के रस आग्र मिलते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से सक्रास, क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से एटेरोकेसिस बोलते हैं। छोटी आंत, जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है? 2 प्रकार के रसाग्र मिलते हैं, जिसे क्या संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? सक्रास एटेरिकेसिस बोलते हैं। सक्रास एटेरिकेसिस लिख लो, सक्रास। हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें विशेष प्रकार के 2 रस आग्र मिलते हैं, जिसको संयुक्त रूप से सक्रास एटेरिकेसिस बोलते हैं। बहुत बार आता है एग्जाम में कि छोटी आंत में ये रस भी पाया जाता है, सक्रास एटेरिकेसिस। इसके बाद शरीर में सर्वाधिक जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, यानी कि शरीर में सर्वाधिक पाचन, कंफ्यूज मत होना, सर्वाधिक पाचन। बात करें भोजन की, कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। लेकिन मैंने अभी एक बात और बोली थी आपको कि शरीर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन का पाचन होगा आमाशय में होगा, लेकिन सर्वाधिक भोजन की बात करें तो वो कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। इसके बाद हम जो जूस वगैरह पाए जाते हैं छोटी आंत वगैरह में, तो उसको जान लेंगे। एक तो होता है अग्नेसी जूस, जिसको पेनक्रियाजिक जूस भी बोलते हैं, यानी कि सबसे शक्तिशाली रस होता है ये। मैंने क्या बोला? अग्नेसी जो जूस होता है, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाजिक, देखो अग्नेसी रस, अग्नेसी रस, अग्नेसी रस। अब देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाजिक जूस, यानी कि सबसे क्या होता है? सबसे शक्तिशाली रस होता है, यानी कि पूर्ण पाचक रस होता है। ये जूस होता है, क्या होता है? पाचक रस होता है, यानी कि पूर्ण पाचक रस होता है। अग्नासी रस में पाए जाने वाले जो होते हैं एंजाइम, हम उनको जान लेंगे। देखो ये अग्नासी रस हो गया, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाजिक जूस। अब ये सब क्या हुआ? शक्तिशाली क्या हुआ? रस हुआ। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण क्या होता है? पाचक जूस होता है। पाचक क्या होता है? रस होता है। अब देखो इसमें पाए जाएंगे जो इसमें एंजाइम पाए जाएंगे। अग्नेसी रस में जो एंजाइम पाए जाएंगे, सबसे पहले ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होते हैं उसको किस में चेंज करेगा? मैंने अभी पहले बोर्ड में बात की थी। जो ट्रिप्सिन होता है वो ट्राई पेप्टोन, और पेप्टोन में किसको चेंज करेगा? प्रोटीन को। अब देखो हमने बात कर ली एमाइलेज की। एमाइलेज जो होगा वो क्या करेगा? देखो ये वही प्रोटीन, ये वही प्रोटीन, ये ट्रिप्सिन, ये क्या करेगी? पेप्टोन
इधर देखिएगा, ये हुई प्रोटीन। और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगा, पेप्टोन में और ट्राइपेप्टोन में। यानी कि अब देखो स्टार्च, स्टार्च होता है, इसको एमाइलेज यानी कि जो इसका एंजाइम होगा वो क्या होगा, एमाइलेज होगा। और एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को, अभी हमने बात की थी, ये किस में चेंज करेगा, डाइसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड में होते हैं जैसे माल्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। अब इसके बाद देखो ये होती है वसा, देखो डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में सुक्रोज माल्टोज वगैरह हो सकते हैं, एक सुक्रोज माल्टोज etc। अब देखो ये होता है वसा, अब ये किसकी उपस्थिति में होगा, ये होगा लाइपेज की उपस्थिति में। एक प्रश्न आता है एग्जाम में यहाँ से, वसा की बात करेंगे, यानी कि जो वसा की बात करेंगे वो क्या करेगा, जो लाइपेज होगा वो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या करेगा, चेंज करेगा। ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो वसा होती है ये लाइपेज की उपस्थिति में, ग्लिसरॉल में क्या होगा, चेंज होगा, और वसीय अम्ल में चेंज होगा। अब स्टार्च है, ये स्टार्च एमाइलेज की उपस्थिति में किस में चेंज होगा, डाइसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड में सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है etc। अब देखो प्रोटीन, अब प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन और ट्राइपेप्टोन में क्या होता है, चेंज होता है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट होगा, एक हाथ और देख लेते हैं। अब देखो आप इसके बाद जानते हैं कि माल्टोज होता है, नाव से स्पष्ट है माल्टोज, इसका हम करेंगे पाचन। यानी कि माल्टोज का जो एंजाइम होगा माल्टेज होगा, देखो माल्टोज, ये माल्टेज हो जाएगा। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, जो ये माल्टोज होगा, किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, माल्टेज की। अब देखो अब किसी में चेंज हो सकता है, इसके नाम से देखो आप, एक तो ग्लूकोज में और दूसरा भी ग्लूकोज में। जो माल्टोज होगा वो ग्लूकोज में चेंज होगा, प्लस ग्लूकोज। यानी कि जो माल्टोज होगा वो माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद में सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज की भी स्पष्ट है, इधर देखो आप, ये सुक्रोज, ये देखो ये सुक्रेज एंजाइम कौन सा रहेगा, सुक्रेज। अब देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें भी दो बनेगा, एक तो ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट बात है, पहला तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देखो माल्टोज की बात करें, अगर माल्टोज का पाचन करेंगे माल्टेज की उपस्थिति में तो बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और अगर सुक्रोज का सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में पाचन कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। इसके बाद में एक और होता है जैसे कि यानी कि लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज, इंग्लिश में बोले तो लैक्टोज यानी कि लैक्टोज। अब देखो नाम से स्पष्ट है, देखो यानी कि लैक्टोज एंजाइम कौन सा आ सकता है आपके हिसाब से, लैक्टेज, लैक्टेज। अब देखो इसमें बनेगा एक तो गलेक्टेज और एक बनेगा ग्लूकोज, दो बनेंगे, एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा गलेक्टोज। देखो यहाँ पर दो नहीं आ रही है गलेक्टेज की, यानी कि एक तो बनेगा गलेक्टेज गलेक्टोज और दूसरा बनेगा इसमें ग्लूकोज। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब देखो इसको हम आसान से याद कर लेंगे। प्रोटीन की बात आए तो पैसे प्रोटीन, पैसे पेप्टोन, पैसे पेप्टोन। देखो ये इसमें भी किसकी मात्रा आ रही है, पी की मात्रा आ रही है, मतलब पैक की मात्रा है, प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टोन प्लस ट्राइपेप्टोन। अब देखो स्टार्च, स्टार्च में होता है एमाइलेज, तो एमाइलेज किसमें होगा, ये स्वादहीन होता है, ये मीठा होता है, इसमें सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है। अब देखो वसा, लाइपेज, वसा होती है चिपचिपा सा पदार्थ, याद करने के लिए बता रहा हूँ, वसा होता है चिपचिपा सा पदार्थ। देखो लाई, लाई का मतलब होता है जोड़ना, तो चिपचिपा पदार्थ आसानी से जुड़ जाते हैं, इसलिए वसा में कौन सा एंजाइम होगा, लाइपेज, और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्लस अम्लीय वसीय अम्ल बनेगा। देखो माल्टोज, एंजाइम याद करने की जरूरत है ही नहीं, माल्टोज से बनेगा माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्रम से चलो, यहाँ पर दो ग्लूकोज ले लिए, अब आगे एक ही ग्लूकोज लेंगे, जैसे सुक्रोज है, एंजाइम टेंशन लेनी नहीं है, सुक्रोज बन जाएगा एंजाइम, जिससे बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। अब देखो लैक्टोज, ये एंजाइम होगा, वो होगा लैक्टेज। अब देखो बनेगा क्या, देखो दो नहीं निकल रही, ये गलेक्टोज बन जाएगा और इससे बन जाएगा ग्लूकोज। अब देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे एंजाइम से कुछ वो पूरे होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा पितरस, जान। अब देखो
अब जानते हैं पितरस, जो नेक्स्ट होता है, जिसको हम इंग्लिश में बाइल जूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस लिख सकते हैं, बाइल जूस। यहाँ देख लो, बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है यानी कि पितरस होता है, इसकी दो बातें आपको याद रखना होता है। एक तो निर्माण, वो क्या होता है? भंडार। निर्माण की बात करेंगे, देखो एक होता है निर्माण, एक होता है भंडार। निर्माण तो कहाँ होगा और भंडार कहाँ होगा? इसका जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसका जो निर्माण होगा वो होगा यकृत में, लेकिन जो इसका भंडार होगा यानी कि संग्रहण होगा वो होगा पित्ताशय में। दोनों बातें एग्जाम में पूछी हुई है अलग अलग रूपों में। यानी कि जो बाइल जूस होता है उसका निर्माण होता है यकृत में, और जो इसका भंडारण यानी संग्रहण होता है वो होता है पित्ताशय में। अब देखो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार होता है कि यार ये पित्तरस होता है, इसमें एंजाइम वगैरह पाए जाते होंगे, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। देखो इसका निर्माण होता है यकृत में, इसका जो संग्रहण होता है, भंडारण होता है, भंडार होता है वो होता है पित्ताशय में, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। अब होते हैं पितरस में, क्या पाए जाएंगे फिर? पितरस में पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। देखो इसमें क्या पाए जाएंगे? पित्त लवण व पित्त वर्णक पाए जाते हैं। देखो इसमें कोई भी किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? फिर इसमें पाया जाता है पित्त लवण व पित्त वर्णक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखो जो पित्त लवण होता है, मैंने क्या बोला? पित्त लवण पायसीकरण का कार्य करते हैं। देखो ये जो पित्त लवण होते हैं ये किसका कार्य करेगा? पायसीकरण का। पायसीकरण। अब प्रश्न ये उठता है कि पायसीकरण क्या होता है? अब देखो जो वसा होती है, पायसीकरण मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। हमारे शरीर में जो वसा होती है, वसा की जो छोटी छोटी गोलिकाएं यानी कि गोलिकाएं जो संरचना होती है, गोलिकाकार संरचनाएं, वो क्या होती है? जो हमारे शरीर में वसा की छोटी छोटी गोलाकार यानी कि गोले के समान वसा की छोटी छोटी क्या पाई जाएगी? गोली पाई जाएगी। उनको क्या करना होगा हमें? यानी ये वसा है, देखो पित्त लवण और पित्त वर्णक पाया जाता है। अब इसके बाद में जो पित्त लवण होता है वो किसका कार्य करेगा? जो ये पित्त लवण होगा ये पायसीकरण का कार्य करेगा। अभी पायसीकरण क्या होता है? जो हमारे शरीर में बड़ी बड़ी वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है, उनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम होता है, या जो प्रक्रिया होती है उसको पायसीकरण बोला जाता है। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियां हैं, इनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी रे? पायसीकरण होगी। देखो ये पित्त लवण, इंपॉर्टेंट बात है कि पित्त लवण में जो पित्त लवण होते हैं ये पायसीकरण का कार्य करते हैं। पायसीकरण क्या होता है? पायसीकरण होता है कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी वसा की छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो पायसीकरण कहलाती है। अब इसके बाद हम जानते हैं जो पित्त वर्णक होते हैं, यानी कि पित्त लवण की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे पित्त वर्णक की। अब जैसे ये पित्त वर्णक ये क्या करेगा? ये पित्त वर्णक जो होता है भोजन में क्षारीय माध्यम देता है। जो पित्त वर्णक होता है यानी कि ये क्षारीय माध्यम देगा किसमें? भोजन में। देखो इसका अलग काम होगा, इसका अलग काम होगा, दोनों ही बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होंगे? कार्य होंगे। ये पित्त लवण पायसीकरण का कार्य करेंगे। पायसीकरण क्या होता है? वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, हमारे शरीर में वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है उनको छोटी छोटी वसा की गोलियों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो पायसीकरण होगी। अब जो होता है पित्त वर्णक, ये क्या करता है? हमारे शरीर मतलब जो भोजन होता है उसको कौन सा माध्यम देता है? क्षारीय माध्यम देता है। इसके बाद पित्त वर्णक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिबर्डिन। आपने बहुत सुना होगा लेकिन फिर सुन लो, ये जो पित्त वर्णक होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलिबर्डिन। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, जो आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है? जब टूटती है, जब आरबीसी टूटती है तो दो भागों में क्या होती है? ये टूटती है। जो मैंने अभी इसकी बात की थी, किसकी? बिलिरुबिन की और बिलिबर्डिन की, यानी कि बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन इन दोनों की बात की थी। अब देखो ये आरबीसी जब यकृत में टूटती है तो क्या होता है? ये बनते हैं बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। ये क्या, ये कहां से आते हैं? जब आरबीसी क्या करती है? टूटती है, ब्रेक होती है, तो क्या होता है? बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन की जो दो वर्णक होते हैं क्या होते हैं? प्राप्त। अब देखो एक रोग की बात कर लेते हैं, जो पीलिया रोग होता है उसमें क्या होता है? ये वर्णक होते हैं दोनों,
इन दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पीलिया रोग में जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है, इन दोनों की मात्रा क्या हो जाती है। देखो इधर देखो आप, जो पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग आया नहीं, यानी कि पीलिया रोग। अब देखो पीलिया रोग में जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो दोनों वर्णक होते हैं, इनकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो आप इस बात को देखो, जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, पीलिया रोग में आरबीसी अधिक मात्रा में क्या होगी, आरबीसी टूटेगी। और आरबीसी जैसे ही टूटेगी तो किसका निर्माण होगा, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन का निर्माण होगा। यस या नो, बिल्कुल होगा। जैसे ही आरबीसी, जैसे ही पीलिया रोग व्यक्ति को होगा तो आरबीसी अधिक मात्रा में टूटेगी, अधिक मात्रा में टूटेगी तो अधिक मात्रा में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों वर्णक यानी क्या होंगे, उनकी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो आहार नाल में आगे एक, इसकी आगे अनियमित आकार की क्या पाई जाएगी, एक ग्रंथि पाई जाएगी जिसको क्या बोला जाएगा, अग्नाशय। इसके बाद हम जानते हैं जो शरीर में सर्वाधिक, जो फैक्ट देख लेते हैं, शरीर में सर्वाधिक अवशोषण, शरीर में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। सीधी सी बात होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होता है, अंकुर में सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। देखो छोटी आंत में क्या होगा, सर्वाधिक क्या होगा, छोटी आंत, छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब अवशोषण का कारण तो होगा, कारण ये है कि ये ऐसे मान लो छोटी आंत है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म अंकुर और अंकुश पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ऐसे संकुचित करते हैं। इसलिए इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, अवशोषण का कार्य होता है। ये बात आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो अवशोषण होगा वो छोटे आंत में होगा। इसके साथ साथ ही एक बात और याद रखनी है आपको कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, जो आपको सभी को पता है, अम्लाशय में होता है। इधर देखिएगा, छोटी आंत के बाद हम जानते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद जो बात करेंगे वो होगा बड़ी आंत। इसकी भी 3 भाग होते हैं। अब देखो इसके 3 भाग होते हैं, सीसीआर, इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको भी याद करेंगे हम ट्रिक से। देखो ये हो गई, आपने एक नाम हमेशा सुना होगा, आरसीसी। आजकल मकानों में क्या पड़ती है, आरसीसी पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। देखो आरसीसी, इसका आपको देखो, अब एक अगर इसको आसान तरीके से याद करना होगा तो इधर से लेंगे आरसीसी, आर मतलब सी आर या फिर आरसीसी, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सिकम कोलम रेक्टम, सिकम कोलम, देखो आप सिकम कोलम और रेक्टम, 3 याद हो गई। जो बड़ी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत होती है इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग, यानी कि आरसीसी। इधर से याद करना है, इसका सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इधर से आरसीसी लगाते हो तो रेक्टम पहले आ जाएगा, जो कि पहले नहीं होगा। इधर से याद करो आरसीसी या फिर सीसीआर आप याद रख सकते हो। सी बोले तो सिकम, सी बोले तो कोलम और आर बोले तो रेक्टम। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं जो बड़ी आंत होती है इसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती बिल्कुल, बल्कि भोजन का क्या होता है, यहाँ पर अवशोषण होता है। देखो इसमें पाचन की प्रक्रिया, पॉइंट नंबर 1 नोटेड, पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्या होगा यहाँ पर, अवशोषण होगा, किसका, भोजन का, भोजन का अवशोषण होगा, बिल्कुल होगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये देखते हैं कि जो मल होता है इनका जो संग्रहण तो वो कहाँ पर होगा, वो आमाशय में होगा, तथा जो गुहा द्वारा भोजन शरीर से बाहर प्रवेश करता है। देखो मैंने बोला कि जो मल होता है उसका जो संग्रहण होगा वो कहाँ पर होगा, मलाशय में होगा, ये होगा मलाशय में, यानी कि मल का जो संग्रहण होगा वो कहाँ पर होगा, मलाशय में होगा, मलाशय में। और ये गुद्दा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शरीर से, ये शरीर से बाहर जो मल होता है, मल का संग्रहण मलाशय में होता है, तथा गुहा द्वारा यानी गुद्दा द्वारा भोजन शरीर से बाहर प्रवेश करा दिया जाता है। मल में जो विशेष प्रकार की गंध होती है, मैंने क्या बोला, जो मल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो इंडोल के कारण क्या होती है। देखो इंडोल मल में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, जो किसके कारण होती है, इंडोल के कारण होती है। तो देखो आज का हमारे ये टॉपिक था छोटा सा, जिसको हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम में पूछी जाने वाली, उनको हम आसानी से याद कर लिया, समझ भी लिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।